हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से UPSSC एनम के फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में। पढ़ रहे हैं मिडवाइफरी का लेक्चर नंबर 69। एकदम शानदार तरीके से 69 नंबर लेक्चर आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सोचिए, पहले हमने 68 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है और 6000 प्लस क्वेश्चन हमने भी क्या कर लिया है। पूरे टॉपिक को मिलाकर जितने भी टॉपिक आपके UPSSC या किसी स्टेट एग्जाम के लिए होते हैं, उन सब पर आधारित हमें 6000 प्लस क्वेश्चन कर लिए हैं। तो पिछले वर्ष के पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ 30 क्वेश्चन आज फिर करने वाले हैं। इन 30 क्वेश्चन के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और सेशन अच्छा लगेगा तो सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर UP एनम, बिहार एनम या किसी भी स्टेट एनम की तैयारी कर रही हैं तो मिडवाइफरी आपके लिए बेहतरीन नंबर दिलाने में आपका मदद करेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं टॉप 30 नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, गर्भावस्था में सामान्य रूप से हीमोग्लोबिन का स्तर कितना होना चाहिए। गर्भावस्था में सामान्य रूप से हीमोग्लोबिन का जो स्तर होता है 10 ग्राम पर DL होना चाहिए कि 12 ग्राम पर DL होना चाहिए कि 8.5 ग्राम पर DL या कि 13.5 ग्राम पर DL। तो कह रहा है गर्भावस्था में सामान्य रूप से हीमोग्लोबिन का स्तर कितना होना चाहिए। तो हीमोग्लोबिन का स्तर कितना होना चाहिए, 12 ग्राम पर DL। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा, फोलिक एसिड की पूरक गर्भावस्था में किस विकृति को रोकती है। थैलेसीमिया, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, डाउन सिंड्रोम या हीमोफीलिया। तो कह रहा है फोलिक एसिड की पूरकता गर्भावस्था में किस विकृति को रोकती है। मतलब फोलिक एसिड का हम क्या करेंगे, पूरक मात्रा ले लेते हैं जितनी हमें ज़रूरत है, तो किस दोष को क्या करेगा, कम करेगा। तो हमारे यहाँ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट या न्यूरल ट्यूब दोष को क्या करता है, रोकता है। नेक्स्ट, कर प्रसव के दौरान रिट्रैक्शन रिंग किस स्थिति का संकेत है। सामान्य प्रसव, प्लेसेंटा प्रीविया, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर या एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो कह रहा, प्रसव के दौरान रिट्रैक्शन रिंग किस स्थिति का संकेत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा C, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। नेक्स्ट, कह रहा, अबगार स्कोर में G किसके लिए होता है। ग्रोथ, ग्रीमेंस, गेट या गैस एक्सचेंज। तो हमारा कह रहा है अबगार स्कोर में G किसके लिए होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ग्रीमेस। नेक्स्ट, करा, क्लोमीफेन साइट्रेट का प्रयोग किस अवस्था में किया जाता है। गर्भपात, ओव्यूलेशन इंडक्शन, हाई ब्लड प्रेशर या स्तनपान। तो कह रहा, क्लोमीफेन साइट्रेट का प्रयोग किस अवस्था में किया जाता है। तो हमारा पांचवें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, ओव्यूलेशन इंडक्शन में। नेक्स्ट, कह रहा, नवजात शिशु में जन्म के समय श्वास न हो तो प्राथमिक उपाय क्या करें। ऑक्सीजन थेरेपी, CPR, माउथ टू माउथ या टेक्सटाइल स्टिमुलेशन। तो कह रहा है कि नवजात शिशु में जन्म के समय श्वास ना हो तो प्राथमिक उपाय क्या किया जाता है। तो नवजात शिशु में जन्म के समय श्वास ना हो तो प्राथमिक उपचार होता है टेक्टाइल स्टिमुलेशन किया जाता है। नेक्स्ट, करा, प्लेसेंटा प्रीविया की स्थिति में प्रसव के दौरान मुख्य लक्षण क्या होता है। बुखार, तेज पेट दर्द, बिना दर्द के रक्तस्राव या उल्टी। तो कह रहा, प्लेसेंटा प्रीविया की स्थिति में प्रसव के दौरान मुख्य लक्षण क्या होता है। तो बिना दर्द के रक्तस्राव, यानी ऑप्शन नंबर C हो जाएगा सही। नेक्स्ट, कह रहा, पोस्टमार्टम हेमोरेज PPH को नियंत्रित करने हेतु कौन सी औषधि प्राथमिक रूप से दी जाती है। तो पोस्टमार्टम हेमरेज को क्या करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए कौन सी औषधि प्राथमिक रूप से दी जाती है। आयरन, ऑक्सीटोसिन, मेट्रोनिडाजोल या क्लोरफेनिरामिन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, 8वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, ऑक्सीटोसिन। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होता। बढ़ते हैं आगे। करा, मूल रूप से प्रोजेस्टेरोन किस अंग में से स्रावित होता है। यकृत, थायराइड, प्लीहा, कार्पस ल्यूटियम। तो करा, मूल रूप से जो हमारा प्रोजेस्टेरोन है किस अंग से स्रावित होता है।
तो मूल रूप से प्रोजेस्टेरॉन किस अंग से स्रावित होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कार्पस ल्यूटियम, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। बढ़ते हैं आगे। कर सबसे सामान्य अस्थानिक गर्भावस्था यानी एक्टोपिक प्रेगनेंसी किस स्थान पर होती है? डिंब ग्रंथि, गर्भाशय ग्रीवा, फेलोपियन ट्यूब या पेट की गुहा। तो कर सबसे सामान्य अस्थानिक गर्भावस्था यानी एक्टोपिक प्रेगनेंसी किस स्थान पर होती है? तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, फेलोपियन ट्यूब पर। तो बढ़ते हैं आगे। कर वैक्यूम एक्सट्रैक्शन का उपयोग किस अवस्था में किया जाता है? समय से पहले जल थैली फैटना, प्लेसेंटा रिटेंशन, लंबे समय तक द्वितीय चरण या फेटल डिस्ट्रेस। तो कर वैक्यूम एक्सट्रैक्शन का उपयोग किस अवस्था में किया जाता है? तो वैक्यूम एक्सट्रैक्शन का उपयोग किस अवस्था में किया जाता है? तो हमारा 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लंबे समय तक द्वितीय चरण में। नेक्स्ट, कर नियोनेटल टेटनस को रोकने के लिए टीटी का पहला डोज कब दिया जाता है? प्रसव के बाद, पहली तिमाही में, 20 सप्ताह पर, दूसरी तिमाही में। तो कर नियोनेटल टेटनस को रोकने के लिए टीटी का पहला डोज कब दिया जाता है? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा पहली तिमाही में, ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं आगे। कर गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप की सीमा क्या होती है? 140/90 mmHg या अधिक, 130/80 mmHg, 120/70 mmHg या 160/100 mmHg। तो कर गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप की सीमा क्या होती है? तो गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप की सीमा होती है 140/90, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो 140/90 mmHg या इससे अधिक। नेक्स्ट, कर प्यूरपेरियम की सामान्य अवधि कितनी होती है? 2 सप्ताह, 4 सप्ताह, 6 सप्ताह, 8 सप्ताह। कर प्यूरपेरियम की सामान्य अवधि कितनी होती है? तो प्यूरपेरियम की सामान्य अवधि कितनी होती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 सप्ताह। तो बढ़ते हैं आगे। कर जन्म के समय नवजात का औसत वजन कितना होता है? 2.5 किलोग्राम, 1.8 किलोग्राम, 3.2 किलोग्राम या 4 किलोग्राम। तो कर जन्म के समय नवजात का औसत वजन कितना होता है? तो जन्म के समय नवजात का औसत वजन कितना होता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3.2 किलोग्राम। तो बढ़ते हैं आगे। कर नवजात में हाइपोथर्मिया से बचाव के लिए कौन सी पद्धति सबसे प्रभावी है? कंगारू मदर केयर, ऊनी कपड़े पहनाना, इनक्यूबेटर या हीटर लगाना। तो कर नवजात में हाइपोथर्मिया से बचाव के लिए कौन सी पद्धति सबसे प्रभावी है? तो नवजात में हाइपोथर्मिया से बचाव के लिए कौन सी पद्धति सबसे प्रभावी है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कंगारू मदर केयर। पढ़ते हैं आगे। कर गर्भवती महिला में एनीमिया की पुष्टि के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? ESR, TLC, HB परसेंटेज या WBC काउंट। तो कर गर्भवती महिला में एनीमिया की पुष्टि के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो हमारा 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, HB परसेंटेज। नेक्स्ट, कर RH इनकैपेटिबिलिटी से संबंधित सबसे गंभीर जटिलता क्या है? हाइड्रोप्स फिटलिस या भ्रूण का असामान्य विकास या प्रीमेच्योर डिलीवरी या पीलिया। तो कर RH इनकैपेटिबिलिटी से संबंधित सबसे गंभीर जटिलता क्या है? तो हमारा 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोप्स फिटलिस। बढ़ते हैं आगे। कर नवजात शिशु की प्राथमिक टीकाकरण में कौन सा टीका शामिल होता है? OPV, BCG या हेपेटाइटिस बी या उपरोक्त सभी। तो कर नवजात शिशु की प्राथमिक टीकाकरण में कौन सा टीका शामिल होता है? तो हमारा 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो बढ़ते हैं आगे। कर गर्भावस्था में हाइपरमेमेसिस ग्रेविडेरम किसका लक्षण है? गैस्ट्राइटिस, अत्यधिक उल्टी, एब्डामिनल पेन या डिहाइड्रेशन। तो कह रहा है गर्भावस्था में हाइपरमेमेसिस ग्रेविडेरम किसका लक्षण है? तो हमारा कह रहा है हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम किसका लक्षण है? किस समय? गर्भावस्था में। तो हमारा हो जाएगा अत्यधिक उल्टी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है प्रीक्लेम्सिया का मुख्य लक्षण क्या है? खून की कमी, मूत्र में प्रोटीन और हाई BP, उच्च तापमान या उल्टी। तो कह रहा प्रीक्लेम्सिया का मुख्य लक्षण क्या है?
तो प्री एक्लेम्सिया का मुख्य लक्षण है हमारा मूत्र में प्रोटीन और हाई ब्लड प्रेशर। बढ़ते हैं आगे। गर्भवती महिला में आयरन की दैनिक खुराक कितनी होनी चाहिए? 30 mg, 60 mg, 100 mg या 120 mg। तो गर्भावस्था में गर्भवती महिला में आयरन की दैनिक खुराक कितनी होनी चाहिए? तो हमारा हो जाएगा 60 mg। नेक्स्ट, गर्भावस्था की पुष्टि के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? FSH, LH या HCG या प्रोजेस्टेरॉन। तो कह रहा है गर्भावस्था की पुष्टि के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो हमारा हो जाएगा HCG, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, फैमिली प्लानिंग में IUCD का पूर्ण रूप क्या है? IUCD का फुल फॉर्म क्या है? इंट्रायूटेराइन केयर डिवाइस या इंट्रायूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस या इंटरनल यूटेरिन कॉपर डिवाइस या इमीडिएट यूज कॉपर डिवाइस। तो कह रहा है फैमिली प्लानिंग में जो हमारा IUCD है, IUCD का फुल फॉर्म क्या है? तो हमारा रहेगा इंट्रायूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। तो आई से इंट्रायूटेराइन, आई से इंट्रा, यू से यूटेराइन, सी से कंट्रासेप्टिव और डी से डिवाइस। यही हमारा हो गया IUCD का फुल फॉर्म। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। सेशन अच्छा लग रहा तो सेशन को थोड़ा सा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को जल्दी से कर दीजिए। आइए बढ़ते हैं आगे। PPH से निपटने में बीमानुअल यूटेराइन मसाज कब किया जाता है? जब प्लेसेंटा पूरी तरह बाहर हो, जब रक्तस्राव बंद हो, जब यूटरस सख्त हो या जब यूटरस ढीला और रक्तस्राव हो। तो PPH से निपटने के में बीमानुअल यूटेराइन मसाज कब किया जाता है? तो हमारा 25 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, जब यूटरस ढीला और रक्तस्राव हो। नेक्स्ट, ट्रिपल टेस्ट गर्भावस्था में किस लिए किया जाता है? प्लेसेंटा की स्थिति के लिए, भ्रूण की वृद्धि के लिए, अनुवांशिक असामान्यताओं की पहचान के लिए या प्रसव तिथि निर्धारण के लिए। ट्रिपल टेस्ट गर्भावस्था में किस लिए किया जाता है? तो ट्रिपल टेस्ट गर्भावस्था में किस लिए किया जाता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुवांशिक असामान्यताओं की पहचान के लिए। तो बढ़ते हैं आगे। गिफ्ट प्रक्रिया में प्रयुक्त जी का मतलब क्या है? गैमेट, ग्रोथ, ग्राफ्ट या गेन। तो गिफ्ट प्रक्रिया में जी का मतलब क्या है? तो गिफ्ट प्रक्रिया में गैमेट, हमारा जी का मतलब है गैमेट, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है बिशप स्कोर का उपयोग किसके लिए किया होता है? भ्रूण की स्थिति के लिए, स्त्री की प्रसव की तैयारी, रक्तस्राव की मात्रा या यकृत कार्य परीक्षण। तो कह रहा है बिशप स्कोर का उपयोग किसके लिए होता है? तो बिशप स्कोर का उपयोग किसके लिए होता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्त्री की प्रसव की तैयारी के लिए। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए हमारा 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है गर्भावस्था में माइक्रोसामिया का क्या तात्पर्य है? गर्भावस्था में माइक्रोसामिया का क्या तात्पर्य है? कम वजन का बच्चा या औसत वजन का बच्चा या 4 kg से कम वजन का बच्चा, 4 kg से अधिक वजन का बच्चा या समय से पहले जन्म। तो कह रहा है गर्भावस्था में माइक्रोसामिया का क्या तात्पर्य है? तो गर्भावस्था में माइक्रोसामिया का तात्पर्य है क्या? अधिक वजन, 4 kg से अधिक वजन का बच्चा। नेक्स्ट, और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा क्या स्टरलाइजेशन के बाद सबसे सामान्य विफलता किस कारण होती है? संक्रमण, ट्यूब्स का पुनः जुड़ना, हार्मोन असंतुलन या ओव्यूलेशन रुकना। तो कह रहा स्टरलाइजेशन के बाद सबसे सामान्य विफलता किस कारण होती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ट्यूब्स का पुनः जुड़ना, यानी हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा स्टरलाइजेशन के बाद सामान्य विफलता किस कारण होती है? ट्यूब्स का पुनः जुड़ना। तो हमें उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। 30 में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक, शेयर,
करना मत भूलिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको एग्ज़ाम के बारे में डिटेल चाहिए कि या एग्ज़ाम कब होगा, किस समय होगा, तो इसके लिए हमने एक प्रॉपर वीडियो बना दिया है, उसको आप जाकर एक बार ज़रूर देखिए। वहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है। और हमने हमारे प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए, हमें 6000 प्लस क्वेश्चन क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। तो एक बार प्लेलिस्ट में विजिट करके सारे क्वेश्चन को, सारे टॉपिक को देखिए यदि आपने पिछले टॉपिक को नहीं देखा है तो क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। यदि आप सारे टॉपिक को देखते हैं, सारे वीडियो को देखते हैं तो आपको प्रैक्टिस ही क्या करता है, परफेक्ट बनाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर हाजिर होंगे कुछ और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।